नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कंपनी क्या करती है फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स में डील करती है। और ये कंपनी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कंपनी के डेटाबेस में कह रहे थे कि इंडियाज नंबर वन। और यहाँ पे कहते हैं कि इनका मार्केट कैप की बात कहती है, जो 30% मार्केट शेयर इन द डोमेस्टिक सीडीएमओ की बात है। इंडियाज लार्जेस्ट सीडीएमओ की बात कहती है। इसके अलावा कुछ और परत की हम चर्चा करें तो हमारे सामने दिखता है कि फार्मास्यूटिकल्स जो कि एक बड़ी सेगमेंट्स है। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स जो कि एक बड़ी सेगमेंट्स है। इसके अलावा न्यूट्रिशंस जो कि एक बड़ी सेगमेंट के अंदर आती है। इसमें कंपनी कामकाज करती है। कंपनी कहती है, जो हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें कहती है कि स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी जो कि 15 इनके पास फैसिलिटी सेंटर की बात कहती है। 49+ बिलियंस यूनिट्स की बात कहते हैं। कम्युलेटिव फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एनुअली की बात कहती है। इसके अलावा कहती है कि पेटेंट अप्लाइड की बात, उन्होंने पेटेंट अप्लाइड किया है। इसके अलावा फसाई की बात करूं तो करीब 920 हैं। रेशी सीएज अप्रूवल 925 की बात कहती है और 1500 से ज़्यादा कस्टमर सर्व करती है विद एक्सेलेंट के साथ। और 4100 से ज़्यादा क्या है काउंसलेशन फॉर्मुलेशन की बात उन्होंने रखी है। जो कंपनी डेटाबेस कहती है उसी बेस पे हम चर्चा करने के प्रयास करेंगे एकम्स को लेकर के। कंपनी का नाम है एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। जो कंपनी बहुत पुरानी भी नहीं, बहुत नई भी नहीं, 2004 में कंपनी बनी थी। जो कि फार्मास्यूटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट्स एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे इसको नाम के रखा गया है। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस, सीडीएमओ, जहां पर मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शायद मेडिसिन का कामकाज कर। कहती है जो कम्प्रीहेंसिव रेंज ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात कही है। बुक वैल्यू कंपनी का बहुत तगड़ी नहीं है, कंपेयर 180 के आसपास कहते हैं। इंटरेंसिक वैल्यू बिल्कुल सरेंट बैठी है, क्योंकि कंपनी की जो क्वालिटी रही वो नुकसान बुक कर रही है। नुकसान बुक करने के पीछे वजह क्या है, इसके प्रति क्या रिस्क रिस्क एनालिसिस क्या कहती है, इन सभी पहलुओं की तरफ हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे। तो करंट मार्केट के प्राइसेस से देखा जाए तो आज भी ये 356% की हायर साइड में मार्केट में ट्रेड हो रही है। मतलब मार्केट में आज भी डिमांड है। तो इंडस्ट्रियल की कंपेरिजन टू द अभी भी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है इस कंपनी को लेकर के, भले ही इनका क्वालिटी में डिक्लाइनिंग करता हो। जहां डिविडेंड के कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखो तो एक नेगेटिव दिखाता है और एक थोड़ा सा सस्टेन करती हुई नजर आती है, लेकिन उसमें रिटर्न की बात न्यूट्रल के आसपास कहती है। जो अल्टीमेट इसमें कंट्रोल है प्रमोटर हैंड में, वो 75% कंट्रोल बना के बैठी है। और जहां डेट टू इक्विटी रेशियो 0.10 10% की आंकड़ा कहती है और करंट रेशियो का नंबर 213% का। यदि इन नंबरों की हम बात करेंगे तो ये कहती क्या कर्ज कंपनी लेती जा रही है, इसके लिए खानापूर्ति के लिए, प्रोडक्टिविटीज को लिए पे आउट कर रही है, तो क्या फिक्स एसेट्स को बेच के दे रही है या अपने बुक्स में एक्स्ट्रा फंड से सेटअप करती नजर आती है। उनको भी हम थोड़ा रिसर्च करके समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने इसका नाम दिया है रिस्क एनालिसिस, कि बिजनेस में कंपनी का जो कारोबार करती है उसमें रिस्क कितना परसेंट की कहती है और रिस्क के बेसिस पे जो रिजल्ट का पार्ट है वो क्या कहता है, रिजल्ट के बेसिस पे मार्केट को लेकर डिमांड क्या कहती है। इसमें स्पेशल रेशियो की हम बात करेंगे, नेट इनकम मार्जिन को, डेटर्स वर्सेस सेल्स वर्सेस डेटर्स रेशियो को, और प्रॉफिट वर्सेस डेटर्स रेशियो आंकड़ा देखेंगे। जहां पे चार्ट लेवल पे देखा जाए फिलहाल, तो फिर कंपनी में चला क्या। कंपनी में ये देखने को मिले पिछले 6 महीने से लगातार गिर रही थी। लगातार क्या कर रही थी, एक ही टाइम फ्रेम में लगातार एक ही रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आती थी। बीच में लंबी गिरावट दर्ज करती है। और यहां से लेकर के अब यहां तक का आंकड़ा को देखा जाए, यदि हायर टू टॉप की बात करें तो 1100 से चल के स्टॉक कहां पे लुढ़क गई, नियरली कह सकते हैं कि लुढ़क के आ गई थी करीब 500। मतलब यहां से सीधे सीधे 50% से ज्यादा की डिस्काउंट प्राइस हो गई। तो क्या अब दोबारा मार्केट सस्टेन करने के लिए बनती है, या अभी भी निवेशकों का निवेश जो है वो लगातार इनकी ट्रेंडिंग गिरावट के। इस कंपनी की बात करें तो करीब 7,000 से ज्यादा कंपनी में एम्प्लॉय की बात कहती है।
और ये कहती है जो ड्रग्स जो टाई अप है विद द जनरस इंडस्ट्रीज फॉर द मार्केटिंग ऑफ द रेडी टू ड्रिंक न्यूट्रिशंस बेवरेजेस में कामकाज करती है, और इसमें कई बार अप कई बार प्राइस इसमें डाउन देखने को मिला। यदि इनकी हम फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ चर्चा करें तो यहाँ से हम यदि कंपेयर करके देखते हैं तो कई बार हमने ये देखा कि मार्केट में गिरावट थी, लेकिन यदि लास्ट 2-3 क्वार्टरों को देखें, 4 क्वार्टरों को देखें तो यहाँ पे कहती है तो सस्टेन कर रही है। किसको लेकर के? सेल्स को लेकर के। तो दो अलग अलग बातें निकल के, एक तरफ बातें कहती है जो यहाँ पे डिक्लाइन कर रही है, दूसरी तरफ कहती है हम ट्रेंडिंग में सस्टेन, मतलब मार्केट में हम बने पड़े हुए हैं। अब इनका यदि नंबर गेम की बात करें तो कंपनी का खुद का कारोबार जो कि 328 करोड़ कहता है, और ओवरऑल कारोबार जो है कंपनी का वो करीब करीब 1033 करोड़ की डेटा दिखाती है। इस डेटा बेस में यदि पिछले पीरियड से कंपेयर करके देखें तो वहां से यहाँ पे डिक्लाइन करती है, लेकिन मार्च और जून से कंपेयर करेंगे तो बेटर की बात कहती है। लेकिन बेटर कहती है नंबर को लेकर के, किसको लेकर के? नंबर को लेकर के। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो पिट जाती है। पिट कैसे गई? एक बार इन्होंने 0% पे मार्जिन पे काम कर लिया, दूसरे बार इन्होंने गिरावट दर्ज कर लिया। प्रॉफिटिलिटीज की नंबर को देख करके केवल नंबर की गेम को मत समझो, इसको प्रॉफिटिलिटी आंकड़ा लेना जरूरी है। एक 33 करोड़ करती है, एक 67 करोड़ की। तो 67 करोड़ की बात करें तो इसका भी हमने नंबर कैलकुलेट किया और उसके बारे में हम समझेंगे। एक हमने समरी डेटा लिया है कि आखिर ओवरऑल कंपनी का लास्ट 12 महीने में क्या सिचुएशंस कहती है। यहाँ पे 12 महीने के डेटाबेस में जो कंपनी का डेटाबेस है मार्च तक में, उसमें बेटर की बात की लास्ट 12 महीने के डेटा कैप्चर नहीं करती है। शायद उसमें कुछ दिक्कतों का सामना करना होगा क्योंकि यहाँ पे शायद डेटा फ्लैश नहीं हो पाती, जबकि कंपनी 1 करोड़ क्या कहती है प्रॉफिट बुक। अब यहाँ पे बात बिल्कुल ही आपको लगेगा अच्छा यार कंपनी तो 4000 करोड़ की सेल कर रही है, तो 12% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी क्रिएट कर रही है, तो फिर कंपनी 1 करोड़ की प्रॉफिट में कैसे खुश है? यदि इसकी बात करेंगे तो समझ में आई तो कंपनी के सबसे बड़ी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है वो है इनका ये पार्ट। कौन सी पार्ट? एक तो ऑपरेटिंग कितना रह गया? 3% रह जाती है। 3% काफी कम होता है, हाथ में बट कटते कटते कितना बचेगा? न्यूट्रल से भी नीचे आ गया। इसको ये डिमेरिट दिखाती है कि आपने बिजनेस तो किया लेकिन बिजनेस में आपकी प्रॉफिटिलिटीज का पार्ट जो है ना न्यूट्रल रहा, कोई मतलब नहीं बनता है इसकी। क्या आप आगे चल के सस्टेन कर पाएंगे? इसका भी जवाब हम ढूंढेंगे। यहाँ पे रिस्क को लेकर कहते हैं कि 73 दिन का रिस्क फैक्टर है, और जैसे ही हम कर्ज सिचुएशन को देखें तो कंपनी अपनी पे आउट कर रही है। कंपनी के पास क्या है? रिजर्व भर के पड़े हैं, तो कंपनी के पास फिक्स एसेट्स भी लगातार है, वर्किंग प्रोग्रेस भी ठीक ठाक है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट का कोई पार्ट नहीं जो कि 10 सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करके इनको दे, जो 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 इंटरेस्ट की बढ़े उसको खत्म एडजस्टेबल करने के लिए। लेकिन मार्केट में जो उधार की सिचुएशंस हैं वो काफी ज्यादा कहती है। वो भी आंकड़ा हम देखें तो कितनी कहती है? कहती है 949 करोड़। ये समझने वाली बात है। यदि हम लास्ट 12 महीने की डेटा को कैप्चर करें एक सिंपल बातों में, तो यहाँ पे लास्ट 12 महीने के डेटा को एकदम कैप्चर करें, कहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर यहाँ तक, ये तो पूरे के पूरे खत्म हो गए। ये बचती है 128 करोड़, 130 करोड़ मान लेते हैं। यदि 130 करोड़ की बेसिस पे आप ये चेक कर रहे हैं कि 900 करोड़ से ज्यादा 950 करोड़ आपकी यदि उधार पड़ी है मार्केट में, तो हाथ में मिला क्या? और आपने जो कारोबार दिखाया वो तो आपकी 100% से ज्यादा रिस्क फैक्टर पे चल रही थी। ये इनका क्या कहती है? इनको डिमेरिट दिखाती है, लेकिन नंबर ऑफ डे को लेकर के पॉजिटिव दिखाती है। इसको लेकर के तो चलिए निवेशकों के इंटरेस्ट भी जाने, और कुछ सालों के डेटाबेस देखें तो कंपनी सालों डेटाबेस में कोई बड़ी जान नहीं है, लेकिन जब निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो कंपनी निवेशक के इंटरेस्ट में बुल है। क्यों बुल है? क्योंकि कंपनी में एफआई, डीआई और आम पब्लिक के पास केवल 7% होल्डिंग। जहाँ पे तीनों की पार्टनरशिप की बात करें, पब्लिक की बात, तो सबकी बराबर बराबर भूमिका रही है।
तो ओवरऑल कंपनी में करीब 57,000 से ज्यादा निवेशक हैं और उनका इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है कि उनको लगता है कि मार्केट शायद चढ़ने वाली है, चढ़ने वाली है। और यहाँ पे क्या कहती है, यहाँ पे इस तरह के सेंटिमेंट क्रिएट हो जाते हैं। कई बार 5% चलती है, कई बार 5% गिर जाती है। इसको एएसएम स्टेज 1 में रखा गया है और 5% के बैंड पे इसको फिक्स किया गया है। फार्मास्यूटिकल की कंपनी रही, इसमें जो वॉल्यूम था वो काफ़ी ज़्यादा आता है, करीब 7-7 लाख वॉल्यूम आती है इसको बेचने खरीदने को लेकर के। जहाँ सितंबर तक डेटाबेस में रेवेन्यू इंक्रीज करती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करती है और इसके अलावा नेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्टैंड लोन डेटा पे तो बेटर कहती है, बट जैसे ही नाम पूरे ओवरऑल बिजनेस का आ जाती है तो इनमें बड़ी सी चोट लग जाती है। और ओवरऑल जब से लिस्टिंग हुआ पिछले 3-4 महीनों की बात करें, तब से 28% से ज़्यादा की इन्होंने डाउन साइड क्रिएट कर चुकी है। सितंबर में शायद लिस्टिंग हुआ था, अगस्त की बात करें तो उसके बाद लगातार यहाँ पे अब आने वाले समय में लगता है कि यहाँ से सस्टेन कर पाएगी, क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। वजह कहता है जो कंपनी ओवरऑल जो इनका सेल्स पार्ट था वो लगातार बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। भले ही हम लास्ट 12 महीने के डेटा में हमारे पास कुछ दिखा नहीं, लेकिन यहाँ पे सस्टेन करती हुई नजर आती है। जबकि पीएस के कंपनी टू सन फार्मासी प्लास मैनकाइंड फार्माडक्टर रेजीज जैसे कंपनीज के कंपेयर करेंगे एकम्स ड्रग से, तो यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं कहता, लेकिन भीड़ जो है वो काफी तगड़ा है। बट दिक्कत क्या है, तो दिक्कत है लास्ट 12 महीने के डेटा में लास्ट कुछ क्वार्टर में बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने दर्ज करती नजर आने वाले समय में। जिस हिसाब से उन्होंने कामकाज फिलहाल किया है, सेल्स लगातार बढ़ी है, मार्केट में कैप्चर करती जाती है, तो आने वाले समय में यहाँ से बेटर रिजल्ट क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मार्केट में पैनिक चल रहा है। मार्केट में सब दिशा से सब इसको फिलहाल बेचने के लिए लगे हैं, तो कोई ना कोई बैठ के खरीद भी रहा है। निवेशकों का इंटरेस्ट माने वो क्या कहती है, निवेशकों के इंटरेस्ट में एफडीआई के पास फ्रैंकलिन इंडिया एक कंपनी शामिल है। इसके अलावा की बात करें तो कुछ अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी की तरफ से कुछ अपडेट निकल के आती है, बिल्कुल अपडेट नहीं आती है। इसके अलावा यदि हम इनकी कंक्लूजन की तरफ चलें, तो जैसे ही इनका जो आरओई और आरओआई का आंकड़ा है, नेगेटिव का सेंटिमेंट जो भी दे रहा है, ये जैसे ही क्वालिटी इंप्रूव करेगी, मार्केट एक तगड़ी जंप के साथ उछाल क्रिएट कर सकती है, जो कि हायर टू हायर गया था, जो कि 50% डिस्काउंट पे फिलहाल देखने को मिल रही है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ। सिंगल एक गोल्डन रूल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हमेशा करते हैं दोस्तों। देखा जाए तो हम गोल्डन रूल इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि मार्केट में कहते हैं ना, ये भी मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा है, कोई बेच नहीं रहा है, तो यहाँ भी इसको कहते हैं पार्शियली प्रॉफिट। जब मार्केट चलती है ऊपरी सतह तो उसको धीरे धीरे करके लोग खरीदते हैं और प्रॉफिट भी बुकिंग करते हैं, पार्शियली प्रॉफिट हुआ। बट जब मार्केट में सब के सब चार्ट डिक्लाइनिंग है, अर्थात मार्केट में सब प्रॉफिट बुकिंग में लगे हैं, चाहे एसएल के साथ निकलने में व्यस्त हैं या अपनी प्रॉफिट को समेटने में व्यस्त हैं। इसी तरह की चीजों को लेकर जब आप एंट्री करते हैं तो प्लानिंग देखना पड़ेगा। क्या लंबे पीरियड के लिए, लंबे पीरियड जैसे देखना है F2 को देख, फंडामेंटल है, फ्यूचरिस्टिक्स प्लान है, कंपनी का बेटर कर सकती है आगे चल करके, सेगमेंट वाइज बेटर है तो बेटर रिजल्ट करेगी, भले ही आज मार्केट में गिरावट हो। दूसरी तरफ यदि एसएल पोजीशन शॉर्ट टर्म पोजीशन को ले देखते हैं, तो हमेशा एसएल का यूज करना जरूरी है, नहीं तो मार्केट में यही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि एक तरफ लोग एसएल के साथ निकल रहे हैं, एक तरफ लोग पैसे को बटोरने में लगे हुए। इसको प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना चाहिए, तभी तो मार्केट में कुछ आपको कमा के देगा, और यही कमा के और गंवा के जो देगी वही एक क्या करेगी, एक एवरेज प्राइस में आकर के ग्रोथ लेवल क्रिएट करती है। किसी भी स्टॉक को लेकर हमारे साथ से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल है, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।